हेलो दोस्तों, नमस्ते। बीएचयू ऑनलाइन लॉ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आपके बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंध में हम आज लीडिंग केस लॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, उनके नेम और उसमें मोटा मोटी क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? तो भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद दी गई हैं, पूरी शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे भारत की सभी संस्थाएं कार्य करती हैं और उनमें जो चेक एंड बैलेंस है, हमारा जो मूलभूत अधिकार है, राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राष्ट्रपति से लेकर के हमारी पार्लियामेंट किस तरीके से काम करेगी, लोक सेवा आयोग किस तरीके से कार्य करेगा, इन सभी बातों को लेकर के कानून दिए गए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर किसी विधि व्यवस्थाओं को निर्वचन के माध्यम से प्रतिपादित करने का प्रयास करती है और इसी संबंध में न्यायालय जो कुछ भी विधि के समक्ष विधि के रूप में अवधारित करती है, उसे हम संवैधानिक विधि के रूप में जानते हैं। मुख्यतः यह होता कहाँ से है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यह बात कही गई है कि भारत सरकार या भारत सरकार से संबंध में जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत भारत सरकार के अन्य प्राधिकरण के रूप में आते हैं। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार, जो राज्यों की हमारी विधानसभाएं हैं, जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और भी अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, निगम है, गांव सभा है, ये सभी सरकार अनुच्छेद 12 के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये कोई भी कानून के रूप में कोई ऑर्डर, कोई रूल, कोई कोड, कोई एक्ट, यह सब कुछ कानून के रूप में माना जाता है। और ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 के वायलेशन में हो, भाग 3 के इनकॉन्सिस्टेंसी में हो। यानी कि मूल अधिकार को भारत के संविधान ने इस तरीके से संरक्षित किया है। और मूल अधिकार को कितना काटा जा सकता है, कौन से कानून कितना ज़्यादा उसको वायलेट कर सकती है, उसके जो कंडीशन दिए गए हैं, उसकी क्या लिमिट है, इन बातों की चर्चाएं जब किसी विधि व्यवस्था के अंतर्गत होती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई विधि के अंतर्गत कोई नियम या कोई सिद्धांत प्रतिपादित करती है, तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की परिधि में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अध्ययन करते हैं। और इसको लेकर के सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को हम केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला से, भारत के संवैधानिक विधि के इतिहास में यह सबसे बड़ा बेंच, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय 13 न्यायमूर्तियों की बेंच ने यह फैसला दिया, जिसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमें प्राप्त हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की क्या कहानी हो सकती है, इसे हम बताते हैं आपको। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे केस लॉ को डायरेक्टली याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन मोटा मोटी इस बात को कहता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड शक्ति नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। वह लिमिटेशन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि पार्लियामेंट को उतनी शक्ति नहीं है आज के डेट में कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे फोरफादर बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके पास जो शक्ति थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभी शक्तियां पार्लियामेंट को दी गई, लेकिन क्या पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके सारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं? सवाल यह भी आएगा कि क्या 368 में भी परिवर्तन किया जा सकता है? सवाल यह भी आएगा कि क्या भारत को गणराज्य, पार्लियामेंट में संशोधन करके गणराज्य, जो हम भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, गणराज्य कंट्री है, क्या ऐसा किया जा सकता है कि राष्ट्रपति के पद का ही एबॉलिशन कर दिया जाए? क्या लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है पार्लियामेंट में के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमें केशवानंद भारती केस से मिलता है। और इसी क्रम में 1980 में मिनर्वा मिल्क वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके सब आर्टिकल 4 और 5 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। और इसी क्रम में IR कोहलू वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जुडिशियल रिव्यू को फंडामेंटल फीचर माना गया। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू यही है कि कोई एक्ट, कोई कानून, कोई स्टैट्यूट, कोई ऑर्डर अगर पास हो रहा है, तो कोर्ट के पास हमेशा यह शक्ति होगी कि वह यह देख सके कि क्या यह एक्ट या रूल या कानून या ऑर्डिनेंस या बिल फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा। इसी क्रम में राइट टू प्राइवेसी और वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट, यह जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 आर्टिकल 21 से रिलेटेड। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर ट्रांसजेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड केस लॉ। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन में स्ट्रक डाउन करती है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी होमोसेक्सुअलिटी जैसे पीनल ऑफेंस को स्ट्रक डाउन किया। और इसी स्टेज पे हमें यह याद रखना है कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट का नाम आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड में कैसे काम किया जाना अपराध होगा और वह अपराध की क्या परिभाषा होगी। साथ ही साथ उसे किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा अपराध कारित किया है तो उसे कितना दंड दिया जा सकेगा और किस प्रकार का दंड दिया जा सकेगा, यह सब कुछ आईपीसी में बताया गया है। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने यह अपराध किया है, उसे यह दंड दिया जाना है, इसके बीच की यह जो प्रक्रिया है, यह जो कैसे उसका ट्रायल चलेगा, कब एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी तो उसके क्या अधिकार होंगे, पुलिस के क्या अधिकार होंगे, इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रायल के क्या स्टेजेस होंगे, यह सब कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और एविडेंस एक्ट साक्ष्य विधि है, जिसमें किस तरीके से साक्ष्य का एप्रिसिएशन किया जाएगा, साक्ष्य से संबंधित जो विषय हैं वह भारत के इस एविडेंस एक्ट में है। और एविडेंस एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, जो क्रिमिनल लॉ के अलावा जो हमारे यहाँ सिविल के मुकदमे चलते हैं, खेती बाड़ी से मुकदमे चलते हैं, पार्टनरशिप के मुकदमे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मुकदमे चलते हैं, लीज के मुकदमे चलते हैं, कॉमर्शियल कोर्ट के मुकदमे चलते हैं, बहुत सारे मुकदमे, सर्विस लॉ से रिलेटेड मुकदमे चलते हैं, लोगों के प्रमोशन के मुकदमे चलते हैं, आप जो परीक्षाएं देते हैं, इन परीक्षाओं से संबंध में मुकदमे चलते हैं। ये सभी में सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी लागू होता है। इसके बाद श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसमें आईटी एक्ट सेक्शन 66A को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन मानते हुए स्ट्रक डाउन किया। सेक्शन 66A, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के अगेंस्ट कुछ भी या कुछ भी डिफेमेटरी आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं इंटेलेक्चुअल मैनर में, तो यह पीनल ऑफेंस माना जा रहा था, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भी जब ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कस्टमरी राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एडल्ट्री एक ऑफेंस था। एडल्ट्री ऑफेंस यह था कि अगर किसी की विवाहिता पत्नी के साथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 497 आईपीसी एडल्ट्री का मुकदमा चलाया जा सकता था। इसे मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी बताते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद एजुकेशन मैटर और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हमारे पास 3 केस लॉ हैं जो हमें याद रखने चाहिए। टीएमए पाई फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, पीए इनामदार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004, परामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014। पावर ऑफ स्पीकर, जो हमारे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, इनकी शक्ति को लेकर के जो केस लॉ है वह है केशम मेघाचंद्रा सिंह वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020। रिजर्वेशन को लेकर के जो केस लॉ है वह है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1992 9 जजेस केस। जर्नैल सिंह एंड अदर्स वर्सेज लक्ष्मी नारायण 5 जजेस। आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू डाई विथ डिग्निटी से रिलेटेड जो हमारे पास केस लॉ है वह है कॉमन काज और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर इन ईयर 2018, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, हमें मिलते हैं, वह हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं इन जनरल। तो स्टेट कौन आएगा और यह कैसे माना जाएगा कि कौन सी संस्था स्टेट है, इसको लेकर के जजमेंट है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एंड अदर्स
इसमें कहा गया फाइनेंशियल, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डीप एंड परवेसिव कंट्रोल वुड डिटरमिन स्टेट। किसी भी संस्था के अंतर्गत अगर राज्य का फाइनेंशियल कोई फंक्शन है, कोई उसको फंक्शनल बनाने में अगर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, अगर आपका वह कंट्रोल भी अगर उन संस्थाओं के ऊपर आपका ऊपर है, तो वह स्टेट की परिभाषा में आएगा। जैसे कि कोई एनबीएफसी प्राइवेट कंपनी लोन बांट रही है, उसकी वह स्टेट के अंदर आएगी या नहीं आएगी। बट अगर हम देखेंगे कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसी संस्थाएं भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएंगी। प्रदीप कुमार विश्वास एंड अदर्स वर्सेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एंड अदर्स। क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 142 एक्स डेविचियो जस्टिशिया, AR अंतुले वर्सेज RS नायक एंड अनदर 1988, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा एंड अनदर 2002। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, public interest litigation as name suggest a litigation is for general public। इसको लेकर के 3 जजमेंट हमारे पास हैं, वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1996, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से एक लिटिगेशन वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने डाला, जिसमें यह कहा गया कि जो पॉल्यूटर होगा उससे वसूल किया जाएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉस्ट। कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2008, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स द कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) प्रिंसिपल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ कैटेगरी 2, separation of power and judicial review activism. This category will be discussed for sake of convenience in second part. In a category 1, we have seen several cases regarding constitutional law in which we discusses Keswanand Bharati versus State of Kerala, basic structure doctrine, Minerva Mills versus Union of India, I.R. Kohelu versus State of Tamil Nadu. We have seen the case laws relating to right to privacy and validity of Aadhaar Act, Justice K.S. Puttaswamy retired versus another versus Union of India, Justice K.S. Puttaswamy, Justice Legal Service Authority, National Legal Services Authority. We have seen that Supreme Court many times struck down the statutory provision or customary laws. Navtesh Singh Johar versus Union of India, Shreya Shingal versus Union of India, Shaira Bano versus Union of India, Joseph Shine versus Union of India. Educational matter and minority institution relating to TMA Pai Foundation versus State of Karnataka, PA Inamdar versus State of Maharashtra, Pramati Educational and Cultural Trust versus Union of India. Power of Speaker Keshrim Meghachandra Singh versus the Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly. We have seen judgment on reservation, Indra Sani and others versus Union of India, Jarnail Singh and others versus Lakshmi Narayan Gupta, right to die with dignity. We have seen that in Article 21, right to die with dignity is a fundamental right. Common cause versus Union of India and another 2018. And in such manner, we have completed category 1, category first. In another part, we will see this in category 2, separation of power and judicial review, independence of judiciary and appointment of judges, case relating to judicial legislation, case relating to criminal law. Thank you.